नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल कॉमर्स जंगल पे, जहाँ पर मैं आपको सीटीसी कॉमर्स प्लस टू फर्स्ट ईयर फ्रेंड्स के लिए एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ। हाँ, तो मेरा नाम है निखिल कुमार गुप्ता और क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं लर्निंग के साथ साथ टीचिंग भी करता हूँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ तो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, जो है हमारा सब्जेक्ट बीएसएम। तो आज के टॉपिक्स में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। मेनली कौन कौन से? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। सेकेंड, टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, कितने टाइप्स के होते हैं। और थर्ड, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, की इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ तो हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या लिखा है? लाइफ। लाइफ भाई, ये क्या लिख दिया? ये तो बिजनेस की बात हो रही है, लाइफ की बात कहाँ से हो रही है? तो ये सारे चीज इंटर रिलेटेड है, जैसे कि मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। तो लाइफ, लाइफ जीने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? पहला, फूड चाहिए। दूसरा, वाटर चाहिए। तीसरा, शेल्टर चाहिए। और ये सभी चीजें हमें जरूरी होती हैं। तो कोई भी चीजें नीड्स एंड वांट्स है हमारी, ये सारी चीजें हमारे नीड्स एंड वांट्स है। और कोई भी आदमी काम क्यों करता है? अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसके सारे नीड्स और उसके वांट्स पूरा करने के लिए। तो वो कुछ एक्टिविटी करता है, ठीक है। और जो एक्टिविटी ह्यूमंस के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, हम उन्हें ह्यूमन एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय ह्यूमन टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। वो एक्टिविटी जो कि ह्यूमन के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए और उनको फुलफिल करने के लिए, उन एक्टिविटीज को हम ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि कितने टाइप्स के ह्यूमन एक्टिविटीज होते हैं। तो हमारे बुक में दिया है 2 टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। फर्स्ट, वो एक्टिविटी जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, वो एक्टिविटी जो हम मनी अर्न करने के लिए करते हैं। और दूसरे एक्टिविटीज भी होते हैं जो कि हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, मन की शांति के लिए करते हैं। उन एक्टिविटी को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और वो एक्टिविटी जिससे हम अपना पैसा कमाते हैं, हम उन एक्टिविटीज को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है इसका एग्जाम्पल? कि इसका एग्जाम्पल है जैसे डॉक्टर, फार्मर, बिजनेसमैन, एडवोकेट एक्सेट्रा। ये सब पैसा कमाने के लिए एक्टिविटीज हम करते हैं। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या है? एग्जाम्पल, रिलीजियस एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी। हम किसी को कुछ दान देते हैं, हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, उसमें हमको कुछ पैसा नहीं मिलता, हम अपने सेंटिमेंटल इमोशंस, हमारे जितने भी भावना है उनको फुलफिल करने के लिए हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज? तो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज टोटल 3 टाइप्स के हैं। क्या क्या? कि वो एक्टिविटीज जो कुछ प्रोडक्शन करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई प्रोडक्शन करते हैं, चीजें बनाते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, उन एक्टिविटीज को हम पर्टिकुलरली बिजनेस कहते हैं। और दूसरे टाइप के इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटी जो कि प्रोवाइडिंग अ पर्सनल सर्विस टू अर्न अ फी। वो एक्टिविटी जिससे हम अपना पर्सनल सर्विस किसी को पे करते हैं और उनसे कुछ पैसा लेते हैं, उन एक्टिविटीज को हम प्रोफेशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब तीसरा एक्टिविटी क्या है? एम्प्लॉयमेंट। वो एक्टिविटी जो हम सर्विसेज किसी के अंडर रह के करते हैं, कुछ सैलरी पाने के लिए, कुछ रेमुनेशन पाने के लिए, उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब हम इसको डिस्क्रिप्टिवली समझते हैं हमारे बिजनेस को, कि ये बिजनेस है क्या। एक्टिविटीज, उनके फीचर्स समझ लेते हैं, उनके एडवांटेजेस समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट अर्निंग एंड रिस्क। तो बिजनेस का मतलब ही यही है, सोल प्रॉफिट। जो उसका सोल एम है वो प्रॉफिट अर्निंग ही है। और एंड रिस्क, क्योंकि जहां प्रॉफिट रहेगा वहां उसका भाई रिस्क भी रहेगा। भाई भाई है ये प्रॉफिट एंड रिस्क, कि हम जितना ज्यादा अपने बिजनेस में रिस्क लेंगे, जितना बड़ा रिस्क लेंगे, उतना बड़ा ही हमारा प्रॉफिट होगा।
अब चलिए हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है डीलिंग इन रेगुलर बेसिस। कि हम उन्हीं एक्टिविटीज को बिजनेस एक्टिविटीज कहेंगे जो कि डीलिंग रेगुलर बेसिस पे होती है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम इसे, कि जो एक रघु है रघु एक लड़का है। ये लड़का, ये वाला लड़का रेड कलर का टी शर्ट पहन के, उसने एक कार खरीदा था। कार जो उसने खरीदा उसको 2 दिन बाद बेच दिया। 2 दिन बाद बेच दिया तो वो ओकेजनली हो गया। और यहीं पे ये जो ग्रीन टी शर्ट वाला लड़का है, ये अपना रेगुलर बेसिस पे कार बेचता है, खरीदता है, फिर रिपेयर करता है, फिर किसी और को बेच देता है रेगुलर बेसिस पे। इसलिए वो जो एक्टिविटी कर रहा है हम उसे बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट, जो कि जो चीजों को बनाते हैं, प्रोक्यूरमेंट मतलब सप्लाई करते हैं, रिसीव करते हैं, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उन एक्टिविटीज को हम पर्टिकुलरली बिजनेस एक्टिविटीज कहेंगे। और वो एक्टिविटी जिसमें प्रॉफिट अर्निंग हो, रिस्क हो, डीलिंग इन रेगुलर बेसिस हो और प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स हो, उन एक्टिविटीज को हम बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, सेल्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि हम बिजनेस एक्टिविटी उन्हीं को कहेंगे जिसमें खरीदारी हो, कुछ चीजें बेचनी हो, या फिर कुछ चीजों का अदला बदली हो। जैसे कि मैंने एक मोबाइल शॉप गया और मोबाइल शॉप वाले ने मुझे एक मोबाइल दिया और मैंने उससे एक पैसा दिया, तो वो हो गया यहाँ पे उसने मुझे बेचा, सेल्स हो गया, और मैंने उसे पैसा दिया, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया गुड्स एंड सर्विसेज का। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये, तो इसका हम चलिए डेफिनेशन जान लेते हैं क्या हो सकता है। सो इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर प्रोडक्शन, procurement, sales and exchange of goods and services occur in a regular basis by the motive of earning profit। ठीक है, समझी गए ना? बस चिल मार के टेंशन नहीं लेने का वीडियो। ठीक है, तो अब चलिए हम अपने चलते हैं सेकंड टाइप इकोनॉमिक एक्टिविटी के तरफ, कि जोन से पर्सनल सर्विसेज हम किसी को प्रोवाइड करते हैं कुछ पैसे लाने के लिए, उन एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसके चलिए हम फीचर्स जान लेते हैं, और मैं इसलिए वाले फीचर्स पढ़ा रहा हूं कि आपको डेफिनेशन समझ में ज्यादा आसानी हो। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग। हम उन्हीं एक्टिविटीज को अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे जो एक्टिविटीज को करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हो, नॉलेज हो, कुछ पढ़ाई करनी पड़ती हो, कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लेनी पड़ती हो, कोई डिग्री लेनी पड़ती हो, उन्हीं प्रोफेशंस को हम, एक्टिविटीज को हम प्रोफेशन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि ये जो डॉक्टर भैया हैं, इन्होंने डॉक्टर बनने के लिए, प्रोफेशन बनने के लिए क्या किया? पहले इन्होंने पढ़ाई की, स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन किया, ट्रेनिंग गेन किया, उसके बाद जैसे उन्होंने सारी डिग्रियां मिल गई, वो डॉक्टर के मेंबरशिप में इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ पे भी ये भी हो गया मेंबरशिप ऑफ ए बॉडी। उसके बाद इनका एक रूल्स एंड रेगुलेशन है कि आप एक कोड ऑफ कंडक्ट रहोगे, कि एक डॉक्टर हमेशा सफेद कुर्ते में आता है, एक स्टेथोस्कोप लगाता है और कुछ पेन पॉकेट में लगाया जाता है। इनका एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, बहुत सारे हैं, मेरे पास एक एग्जांपल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डॉक्टर भैया हैं, ये गली गली घूमेंगे नहीं कि भैया मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। वो घर पे ही बैठे रहेंगे, घर पे नहीं, अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे और गली गली घूम के ही नहीं बोलेंगे। और उसके लिए एक ये प्रोफेशनल फीस चार्ज लेंगे, जैसे कि मान लीजिए अपने हिसाब से पैसा वो लेते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू, कितना आसान हो गया देखिए। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स को मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ कि फीचर्स हैं प्रोफेशंस के, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद जैसे ही हमने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, उसके बाद एक कंपलसरी मेंबरशिप लेनी होती है। उसके बाद एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है उस प्रोफेशन का, पर्टिकुलर प्रोफेशन का, जिसमें वह अपने प्रोफेशन को कहीं एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं, ना ही बैनर्स लगा सकते हैं, ना गली गली घूम सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है प्रोफेशनल फी, और वो एक प्रोफेशनल फी चार्ज करते हैं। अब चलिए समझ लेते हैं हम अपने डेफिनेशन को। तो इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर ए स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, देयर इज नेसेसरी टू टेक अ मेंबरशिप इन अ पर्टिकुलर बॉडी, follow certain rules and regulations।
उन्हीं सभी को हम प्रोफेशंस कहेंगे। अब चलिए हम अपने थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, जहाँ पे ये सब चीजें नहीं है, यहाँ पे फ्रीडम नहीं है, यहाँ पे हम मालिक के अंडर रह के काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि परफॉर्मिंग सर्विसेज टू अर्न अ सैलरी, ये कुछ रेमुनेशन, कुछ गेन करने के लिए सर्विसेज करते हैं। तो मान लीजिए ये भैया जो है ये टेली कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। अब उन्हें जैसे ही वो गए, अपना सर्टिफिकेट दिखाया, डिग्रीज दिखाए, तो उन्होंने बोला ठीक है हम रख लेते हैं। तो हम आपको इसलिए रखेंगे क्योंकि आप हमारे टेली कंपनीज के सारे लिस्ट चेक करेंगे, काम को संभालेंगे। तो अब भैया ने पूछा, भैया ने पूछा जो नौकरी मांगने के लिए गए थे कि भैया मेरे को कितने साल के लिए नौकरी आप दोगे। तो उन्होंने बोला 5 साल के लिए मैं एक एग्रीमेंट करूंगा जिसमें आपको हर साल में लगभग 5 लाख रुपीस का पैकेज दूंगा। कितना? 5 लाख रुपीस का पैकेज दूंगा। तो 5 लाख रुपीस का जब पैकेज इनको मिल गया, तो अब बोला कि भैया आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बता दो, क्योंकि मैं रूल्स एंड रेगुलेशन का पक्का आदमी हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आपको सुबह कितने बजे? 9 बजे से ऑफिस आना होगा और रात को 10 बजे जाना होगा घर। ये हमारा ऑफिस आवर्स है। तो बोला ठीक है भैया मैं आपके सारे कंडीशंस मान लेता हूँ और मुझे आप अपने एम्प्लॉयमेंट में रख लीजिए, बस इतना तो बात है। अब एग्जाम्पल जैसे हमने समझ लिया, अब फीचर्स भी इसके आसान हो गए। क्या क्या हो गए? हम फीचर्स भी कह सकते हैं, एडवांटेजेस भी कह सकते हैं। जैसे कि परफॉर्म सर्विसेज, कि उनकी कोई चाकरी करना, यहाँ पे चाकरी तो कर रहे हैं ना, नौकरी मतलब चाकरी, किसी के अंडर रह के काम करना। यहाँ पे ये बिजनेस नहीं है कि आप अपने मर्जी से आप अपने फ्रीली काम कर सकते हो, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, जब ये एम्प्लॉय का अपने एम्प्लॉयर के साथ एक बढ़िया रिलेशनशिप होगा, तभी वो समझ पाएगा कि मेरे एम्प्लॉयर को क्या चाहिए। बाय टाइम ब्रेक चाहिए, या फिर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, या फिर थोड़ा उनको काम कम करवाना चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया कि भैया ने 5 साल का एग्रीमेंट किया था, तो यहाँ पे एग्रीमेंट का भी वही पॉइंट आता है। तो जैसे कि इन भैया ने एग्रीमेंट करवा लिया, तो इन्हें तो कोई इन्वेस्टमेंट तो लगा नहीं, अल्टरनेटिव है ये कि इन्वेस्टमेंट इनको कुछ भी नहीं लगा, 1 रुपया भी इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, बस गए डिग्री का पेपर दिया और उन्होंने नौकरी पर रख लिया। और इसलिए जैसे कि इनके 5 साल के भीतर भीतर कोई भी रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काम करे या ना करें, गवर्नमेंट में इनको पैसा मिलना है, तो इसमें रिस्क का कोई फैक्टर ही नहीं है, रिस्क यहाँ पे है ही नहीं। और जैसे कि मैंने बताया था कि इनको रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही फॉलो करने पड़ते हैं, सख्ती से पालन करने पड़ते हैं इनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। अब हम चलिए जान लेते हैं बिजनेस को ब्रॉडली। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स मतलब कुछ एम्स ऑफ बिजनेस, कुछ गोल्स ऑफ बिजनेस जो कि एक बिजनेस को रखना चाहिए, मस्ट है। तो उसके कुल 3 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिविटी, सोशल ऑब्जेक्टिविटी और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिविटी। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये देखिए हम इसको एक पूरा अच्छे से एक एग्जांपल लेके समझेंगे, ठीक है। अब हमारे एक बिजनेसमैन है मिस्टर तिवारी। तिवारी जी बहुत पान खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, पान नहीं खाते, देखो इनका ग्रोसरी का शॉप है, तो ये पान तो खाते नहीं है, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि सर्वाइवल क्या है। सर्वाइवल कि मिस्टर तिवारी ने एक शॉप खोला, ठीक है। अब शॉप में उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को रख लिया, एम्प्लॉइज को रख लिया, नौकरी करने वालों को, ठीक है। तो अब उनका धीरे धीरे प्रॉफिट होने लगा, मार्केट में प्रॉफिट होने लगा। तो उनका मान लीजिए कभी कभी 2 हफ्ते तक दुकान पे पूरा भीड़ रहता और 1 हफ्ता पूरा नील रहता। तो यहाँ पे उनका अनसर्टेनिटी हो जा रहा है, उनका यहाँ पे अनसर्टेनिटी हो जा रहा है। इसलिए उन्होंने एक तरीका आजमाया। क्या आजमाया तरीका? कि भैया अब देखो मैं ना डिस्काउंट्स करूंगा, डिस्काउंट्स, कभी कभी मैं डिस्काउंट्स भी कर लिया करूंगा, और 50% ऑफ, 20% ऑफ, जिसके वजह से सारे जो उनके कस्टमर्स है ना उनके तरफ अट्रैक्ट हो गए, पूरे एकजुट हो गए, जिस वजह से उनका मार्केट में स्टेबिलिटी मेंटेन हो गया। और जैसे ही उनका सर्वाइवल हो गया मार्केट में, अब धीरे धीरे उन्होंने क्या सोचा,
अब तो मार्केट में मेरा खूब बढ़िया जम रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं हर संडे को एक रीसेल कर देता हूँ कि भैया आपको 50% ऑफ में सारी ग्रोसरीज मेरी तरफ से उपलब्ध होंगी, 50% डिस्काउंट में। तो इसके वजह से कस्टमर सारे अट्रैक्ट हो गए, जिसकी वजह से मार्केट में उनका जो ग्रोथ रेट है वो 50% से लेकर 80% तक चला गया। समझ गए? अब यही भूल सभी बिजनेसमैन करते हैं कि क्या जैसे ही उनका मार्केट में ग्रोथ होने लगता है ना, तो वो अपने प्रोडक्ट्स के क्वालिटी को एकदम कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन लेकिन जैसे कि हमारे तिवारी जी बनिया थे, सॉरी बनिया पंडित थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही चालाकी के साथ क्या किया कि जैसे उनका मार्केट में डिमांड ज़्यादा होने लगा, सप्लाई ज़्यादा होने लगा, उन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स के क्वालिटी को मेंटेन रखा, बट प्राइस को थोड़ा बढ़ा दिया, जिसके वजह से उनके कस्टमर्स गए नहीं और बोले कि चलो कोई बात नहीं भैया, मैंने कोई सामान लिया है, अच्छा लिया है, 2 रुपया अधिक भी देता हूं तो कोई गम नहीं है मुझे। अब जैसे कि उनका मार्केट में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा सेल होने लगा, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी सप्लाई होने लगा गुड्स का, तो उन्होंने क्या किया, उनके पास तो अब लेबर्स भी कम है, तो उन्होंने क्या किया, नए नए मशीन्स बैठाने लगे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने अपने बिजनेस को ई कॉमर्स बिजनेस बना दिया, ऑनलाइन कर दिया। इस कोरोना पीरियड में उन्होंने ऑनलाइन अपने सारे बिजनेस को कर दिया, जिसके वजह से उनका प्रोडक्शन 20% से लेके मार्केट में 40% तक सप्लाई उनका चला गया, डबल हो गया उनका सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी थे। और ये सब करने के बाद अब कस्टमर ने बोला कि भैया आपका सब चीज ठीक है, आपका सब टाइम टाइम पे टाइम मिलता है, लेकिन लेकिन जैसे जैसे उनका बिजनेस लॉन्ग जाता गया, 5 साल हो गए, अब उनका जो बिजनेस का क्वालिटी का गुड्स था ना, अब डिमांड नहीं हो रहा था उसका। तो अब तिवारी जी ने ये सोचा भैया अब डिमांड नहीं हो रहा तो क्या करें हम, नया इसी चीज को हम बढ़िया से बढ़िया बना देते हैं, इसको और थोड़ा क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर देते हैं, कुछ नया इस पे रैपिंग कर देते हैं, कुछ अलग प्रिंट कर देते हैं, जिससे एक नया इनोवेट हो जाएगा, जिससे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स फिर हाईलाइट कर लेंगे। तो उन्होंने इनोवेशन किया। अब उनका सेल होने लगा, फिर से ग्रोथ होने लगा, फिर से इनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने लगा। तो अब भैया जी ने क्या किया कि अब ये सोचने लगे कि जैसे कि मेरे घर में थोड़ा सा सूजी रहता है, तो मैं सूजी का हलवा बना लेता हूँ, लेकिन जब मेरे पास सूजी थोड़ा सा होता है और आटा भी थोड़ा सा होता है, तो मैं दोनों को मिक्स कर एक नया हलवा बना देता हूँ, जिससे कि और टेस्टी बन जाता है। तो यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए उनका केक जो होता है, मान लीजिए ग्रोसरी शॉप है तो केक तो बिकता ही होगा, तो उन्होंने केक के प्रोडक्शन में क्या किया कि उन्होंने उसमें ज़्यादा मैदा यूज होता था, तो अब उन्होंने क्या किया, टेस्टी करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एग्जामिन करवाए कस्टमर से कि आपको कैसा केक पसंद है, जैसे अंडे वाला केक, आटा वाला केक या सूजी आटा का केक, जिससे उनके कस्टमर ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिप्लाई भी दिया कि भैया सूजी आटा का केक बनाए, जिससे कि उनका रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा कम यूज हो रहे हैं और उनका क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो रहा है। और इसी की वजह से उनके कस्टमर्स घूम घूम के बताते हैं कि भैया इनका जो केक है ना बहुत लाजवाब है मार्केट में। और इसके वजह से उस एक व्यक्ति ने जैसे उनका प्रचार किया, वो 3 व्यक्ति तक पहुंच गया, और वो 3 व्यक्तियों ने उन 6 व्यक्तियों को बता दिया, जिसके वजह से उनका एक बहुत ही बड़ा मार्केट बन गया, उनका एक बहुत ही बड़ा मार्केट क्रिएट हो गया, और इसी से वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए। और मैंने यहाँ पे जैसे पॉइंट्स में भी बता दिया है कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिविटीज क्या क्या होनी चाहिए, जैसे सर्वाइवल इन द मार्केट, ग्रोथ इन द मार्केट, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी इन द मार्केट, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स, innovations and optimum utilization of resources and creating markets। तो इस एग्जांपल के थ्रू कितने आसानी से हम ये सब चीजें समझ गए, है कि नहीं। अब हम चल समझ लेते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे समाज के कुछ एम्स और कुछ गोल्स, कि हमारा समाज हमसे क्या क्या एक्सपेक्ट करता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो मिस्टर तिवारी है ना, यहाँ पे, हाँ, प्रोडक्शन ऑफ
एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। तो उन्होंने सोशली क्या किया, अब वो चीजें ज्यादा अच्छे बनाने लगे और सप्लाई को भी डबल हो गया, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज किया था। तो उनका अब 40% सप्लाई से मार्केट में 45% तक का उनका सप्लाई बढ़ गया था, जिसके वजह से उनका क्वालिटी सपोर्ट भी बढ़ गया, कस्टमर रिटेंशन भी बढ़ गया। ठीक है। अब इसके बाद उनका जैसे ही बिजनेस ज्यादा ग्रो होने लगा, अब उन पे टैक्स का भारी होने लगा, टैक्स भारी होने, अकाउंटेंट को हायर कर लिया जिसने उनके सारे बिजनेस एक्टिविटीज को अच्छे से मैनेज कर लिया और उनका सारे जीएसटी वगैरह टैक्सेस को अच्छे से मेंटेन रखा, और गवर्नमेंट के साथ उन्होंने अच्छे से मेंटेन रखा। जो पटरी होती है ना, क्योंकि रेल अगर ट्रेन है, दोनों पटरी समान नहीं रहेगी तो ट्रेन टूट जाएगी, मतलब गिर जाएगी, पलट जाएगी। इसलिए हमें अपने बिजनेस को हमेशा गवर्नमेंट के साथ पटरी का मेल बनाए रखना चाहिए, हमेशा उनके साथ रहना चाहिए, जिससे हमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे और हमें कोई दिक्कत भी ना हो। और इसी के साथ जब देख लिया गवर्नमेंट ने कि ये तिवारी जी का जो अब ग्रोसरी शॉप था मॉल में कन्वर्टेड हो गया है, तो इसके वजह से अब तिवारी जी ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे, कम से कम 100 एम क्या बोलते हैं वर्कर्स की वैकेंसीज खोल दी, 100 वर्कर्स की वैकेंसी खोल दी, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ गया उनके लोकेलिटी में। ठीक है। अब उसके बाद कि जैसे ही उनका ये सब अच्छे से चल रहा था, तो उनकी वाइफ ने क्या बोला कि भैया भगवान के दया से आप तो इतने महान बन गए, इतने बड़े इंसान बन गए, अब कुछ भगवान के बच्चों के लिए भी हम कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज मतलब डोनेशन शुरू कर दिए, अनाथालय में खाना बांटने लगे, कंबल बांटने लगे सर्दियों में, और एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट किया। और उसी के साथ साथ जैसे कि कंपनी बड़ा होने लगा, उन्होंने अपने सारे मशीन्स में एनवायरमेंटल कंट्रोल पॉलिसीज लागू कर दिए, और जिससे कि उनका फैक्ट्री और उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा ग्रो हो गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या, अब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, कि कोई भी एक बिजनेस जो होता है ना, उसके एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कि एक इंडिविजुअल इंसान, जैसे कि मैंने पूरे भारत के बारे में सोच लिया, पूरे उसके बाद अपने पूरे उड़ीसा के बारे में सोच लिया, तो उसके बाद में अपने घर के बारे में सोचूंगा, खुद के बारे में सोचूंगा। तो इसको एग्जांपल हम ले लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अपने एम्प्लॉयज को, अपने एम्प्लॉयर्स को बहुत ही अच्छा सैलरी पैकेज देता है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, और मैंने देखा भी है वीडियो में, कि उनको 80,000 रुपीज प्लस, 80,000 रुपीज का प्लस सैलरी एक मिलता है। उसके साथ साथ उनको बहुत सारी पॉक्स एंड फैसिलिटीज भी मिलते हैं, जैसे कि रेमुनेशन हो गए, आपके टेलीफोन बिल्स हो गए, बुक्स खरीदने के लिए हो गए, आपके बहुत सारे क्या बोलते हैं पेट्रोल का खर्चा हो गए, वो बहुत सारे फैसिलिटीज पर्क्स देते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स का। और उनके ऑफिस में बहुत ही ज्यादा गुड वर्किंग कंडीशंस होते हैं, उनका फ्रेश एयर होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा बड़ा होता है, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंटल है, तो बहुत ही अच्छा फैसिलिटीज तो होंगे ही। तो और एक बात कि उनका जो क्या बोलते हैं वीकेंड्स का दिन होता है ना, सैटरडे और संडे, उस दिन इनका छुट्टी होता है। कितना बढ़िया बात है, नहीं आप पूरे 5 दिन बढ़िया से काम करो और सैटरडे संडे को छुट्टी ले जाओ भैया, जाओ घर पे ऐश करो। तो ये इतना अच्छा वर्किंग कंडीशंस कहीं नहीं मिलता, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ही मिलता है। और इसीलिए सारे जो इक्वल वोटिंग राइट्स मिलते हैं सभी को, जैसे नॉर्मल सा बात है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इक्वल वोटिंग राइट सभी को मिलते हैं, और सभी को डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेशन मिलता है, डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे मैंने जी बना दिया। और जैसे कि मैंने बता ही दिया कि फैसिलिटीज एम्प्लॉयज को मिलता है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो एग्जाम प्रिपरेशन टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल और सपोर्ट मी प्लीज।